एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस है शताक्षी मिश्रा वर्सेस दीपक महेंद्र पांडे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। सीपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिमाइस को एक्सप्लेन करता है। हालांकि है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन आप लाइक आई सेड आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि देर आर 100% चांसेस कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स को यूज करके ही इसकी जजमेंट को दिया गया है। ठीक है, एंड द जजमेंट वाज क्वाइट गुड, मतलब बहुत अच्छा जजमेंट। अब शुरुआत होती है 2022 में, जहां पे दीपक महेंद्र पांडे जी ने अपनी वाइफ शताक्षी मिश्रा के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल किया ऑन ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड। ठीक है, उनका कहना था कि शताक्षी मिश्रा ने उनसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को छुपाया है, और वो बात थी उनकी पहली शादी। He said that she concealed the fact that she was married before, and it was not just the marriage. In fact, उन्होंने अपनी शादी को डिसॉल्व भी नहीं किया था। हस्बैंड मौजूद और अलाइव होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे शादी कर ली। शताक्षी मिश्रा शादी से पहले मुस्लिम थी। She converted to Hinduism as contented by her. उन्होंने दीपक जी से शादी करने के लिए अपने रिलीजन को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था। दीपक का कहना था कि ना ही इन्होंने मुझे ये बताया कि इनकी पहले ही शादी हो रखी है, और इन्होंने मुझसे कहा कि ये हिंदू बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने रिलीजन को भी कन्वर्ट नहीं किया। तो ये मैरिज बाइगेमस भी है और ये फ्रॉड सोर्स के साथ की गई है। सेक्शन 11 में इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाए। तो सेक्शन 5 में कंडीशंस दी जो मैरिज को सर्टेन सर्कमस्टांसेस में वैलिड स्टेटस नहीं देती, उनको वो लीगल मैरिज ही नहीं मानती। जैसे कि अगर एक स्पाउस के रहते हुए, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आपकी मैरिज ना ही डिसॉल्व हुई है, ना ही आप विडो और आपका लिविंग है स्पाउस, तो उसके बावजूद भी अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप की बाइगेमस मैरिज, सेकंड मैरिज वॉइड होगी। दूसरा, अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज में या सपिंडा मैरिज में शादी कर लेते हैं, सपिंडा रिलेशनशिप्स में, तो भी आपकी मैरिज वॉइड होगी। बाकी और बहुत सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं जिसमें मैरिज वॉइडेबल हो सकती है। सेक्शन 11 कहता है कि इन 3 सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, सो इफ द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 5, रिक्वायरमेंट्स गिवन इन सेक्शन 5 आर मेट विद, one can get the marriage declared null and void under section 11 of HMA। ठीक है, ये थी पिटिशन जो दीपक जी ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट फाइल की थी। अब ऐसा हुआ कि 2024 फरवरी में एक बहुत ही भयानक ट्रेजेडी हुई और दीपक जी की डेथ हो गई। ठीक है, अब उनके पेरेंट्स ने दे सॉट टू कंटिन्यू इन द लीगल प्रोसीडिंग्स एज दीपक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। उनका कहना था कि ऑर्डर 22 रूल 3 उन्हें राइट देता है। It provides that legal representatives of the deceased can continue the case if the cause of action survives। ठीक है, तो वो अपने आप को सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे। They wanted to substitute themselves as Deepak's legal representative. Substitution is provided for in order 22 rule 3। ठीक, कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव हुआ है या नहीं, यही डिसाइड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन अलाउ किया जाएगा या नहीं। इनका कहना था कि मैरिज की वैलिडिटी फाइनली ये भी डिटरमाइन करेगी कि प्रॉपर्टी का क्या हशर होगा। सोचने वाली बात है कि एक मेल हिंदू एयर के एयर्स होते हैं जिनके क्लासेस होते हैं। ठीक है, और ये मैरिज की वैलिडिटी सिर्फ मैरिज तक ही सीमित नहीं रह गई थी। दीपक की डेथ होने की वजह से ये प्रॉपर्टी का मसला बन गया था, जहां पे मदर और वाइफ क्लास 1 एयर है, फादर क्लास 2 एयर। अगर ये वाइफ वैलिड वाइफ नहीं है, प्रॉपरली लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, तो दीपक का सिर्फ एक ही क्लास 1 एयर है और एक ही क्लास 2 एयर। So the final outcome of the case would also determine the status of the property that exists in the name of Deepak, which would now probably
go to his wife since she is a class 1 heir. ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? फैमिली कोर्ट को ये रीजनिंग साउंड लगी कि हाँ बात तो सही है भाई, मैरिज की वैलिडिटी ये तो डिटरमाइन करेगी कि जमीन जायदाद अंततः किसको मिलेगी, क्योंकि आदमी जो जमीन का मालिक था वो अब मर गया है, विल भी उसने की नहीं है। फैमिली कोर्ट ने सब्सटीट्यूशन को अलाउ कर दिया। इसी सब्सटीट्यूशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जो शताक्षी मिश्रा थी, इनके काउंसिल का कहना था कि मैरिटल डिस्प्यूट्स में स्पाउस के मरते ही सूट अबेट हो जाता है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है। इट इज अ प्राइवेट राइट, अ राइट इन पर्सनम दैट एग्जिस्ट्स ओनली विद द पार्टीज दैट आर डायरेक्टली पार्टी टू द केस। ठीक है, तो मैरिटल डिस्प्यूट में जो पार्टी मैरिज में थी, हस्बैंड एंड वाइफ, उन्हीं का राइट है। और अगर मैरिज की पार्टी ही नहीं बची है, डिसीज हो चुकी है, तो मैरिज से रिलेटेड जो भी कोई राइट था या जो भी कुछ था, कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली, वो सरवाइव ही नहीं करता है। और अगर वो नहीं सरवाइव करता है तो सूट को अबेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या वाकई सूट को अबेट हो जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को बहुत बारीकी से एग्जामिन किया और कुछ प्रीसिडेंट्स को भी एग्जामिन किया। लेटेस्ट जजमेंट है 2023 का, गरिमा सिंह वर्सेस प्रतिमा सिंह। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। प्रतिमा सिंह, इस केस में बिल्कुल सेम बात की गई। गरिमा सिंह वॉज अ विडो, ठीक है, और सेकंड वाइफ थी प्रतिमा सिंह। बात यही थी कि सेकंड मैरिज की वैलिडिटी पर क्वेश्चन था, और मैरिज मतलब पेंडेंसी के केस के पेंडेंसी के दौरान ही स्पाउस की डेथ हो गई। तो विडो ने, जो उसकी लीगली वेडेड फर्स्ट वाइफ थी, उसने केस को कंटिन्यू रखने की मांग करी एज अ वैलिड सब्स्टिट्यूटेड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस केस में होल्ड किया गया कि भाई ये सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 12 है, 13B है, ये शादी वैलिडली लीगली वेडेड स्पाउसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए सेक्शंस हैं। आप शादी जब करते हैं तो उसको एक सर्टेन प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसलिए करते हैं ताकि उस शादी को एक वैलिड रिकॉग्निशन मिल सके, ताकि कानून आपकी शादी को एक्सेप्ट कर सके। जैसे ही कानून आपकी शादी को कानूनन मान लेता है, वैलिड मान लेता है, मैरिज से रिलेटेड जितने भी राइट्स आपको मिलने चाहिए वो मिल जाते हैं। अगर आपकी शादी वैलिड नहीं है तो आपको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। अब अगर कानून राइट्स को देगा तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए आप जब गरिमा प्रतिमा सिंह में एक फ्रेज को रेफर किया गया, जो सेक्शन ईदर पार्टी देयर टू, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम ईदर पार्टी में सिर्फ और सिर्फ स्पाउसेस को ऐड करते हैं तो जो राइट्स लॉ ने दिए हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एवेन्यू कोर्ट ने या लॉ ने बहुत नैरो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गरिमा लीगली वेडेड वाइफ है, वो अपने राइट्स को एनफोर्स करने की कोशिश करेगी। अगर हम उसके रास्ते बंद कर देते हैं क्योंकि हम ईदर पार्टी को नैरोली इंटरप्रेट करेंगे, तो पूरा जो HMA ड्राफ्ट किया गया है बाइगेमस मैरिज को रोकने के लिए, रेस्टिट्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, रेमेडीज क्रिएट करने के लिए, उसका फायदा ही क्या? अगर एक वैलिडली शादीशुदा स्पाउस अपने राइट्स की रेमेडी को ही ना सीख कर पाए तो फिर पूरे के पूरे लॉ का क्या औचित्य है? इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ पेपर एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय द लेजिस्लेचर। व्हाट इज इवन द पॉइंट? इसीलिए इसका नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। HMA, after all, is a social welfare legislation whose narrow interpretation would fatally affect the entire society. And that is why either party would include anybody who would be directly affected by the outcome of the case. Here in this case, if the marriage is declared valid or invalid, would after all determine the status of the property that the deceased has left. मैरिज की वैलिडिटी अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि उसकी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, और इसलिए उस प्रॉपर्टी के जितने भी कंटेंडर्स हैं, जितने भी वारिस हैं, वो वैलिडली सब ईदर पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे।
और ये होल्ड किया गया गरिमा सिंह वर्सेस प्रतिमा सिंह के केस में। 1991 का एक और केसेस है, महारानी कुसुम कुमारी वर्सेस कुसुम कुमारी जडेजा सॉरी, ठीक है। यहाँ पे भी बात सेकंड मैरिज की वैलिडिटी पर थी, इनफैक्ट सेकंड मैरिज से हुए बच्चों की लेजिटिमेसी पर भी थी। अब या मैरिज की जो वैलिडिटी थी और बच्चों की लेजिटिमेसी ही क्वेश्चन में नहीं है। लेजिटिमेसी इन टर्न वुड फाइनली डिटरमाइन कि उन बच्चों को अपने बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे शादी का हिस्सा है, लेकिन शादी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने अपने बाप से शादी नहीं करी है, दे वर जस्ट अ प्रोडक्शन ऑफ द मैरिज, राइट। The point is कि after the husband dies, can they enforce the rights on their father? The answer is absolutely yes. They're after all the byproducts of the marriage. उस शादी से related, वो directly उस शादी से related है। शादी गलत है, सही है, उन बच्चों की लाइफ को सीधा अफेक्ट करता है। इस केस में भी शादी वैलिड है या वैलिड नहीं है, माँ बाप को सीधा अफेक्ट करता है, क्योंकि वो इन टर्न डिटरमाइन करेगा कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल वारिस कौन है, क्योंकि वाइफ भी क्लास 1 एयर की कैटेगरी में आती है। और इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेरेंट्स का सब्स्टिट्यूशन जो फैमिली कोर्ट ने किया था उसे वैलिड माना, एंड इट वाज the parents were allowed to pursue the proceedings as legal representatives of Deepak Mahendra Pandey. Now this was the case. अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की प्रीसिडेंट्स पर ही बेस करके आया है, इसलिए 100% सुप्रीम कोर्ट में ये कंफर्म हो ही जाएगा। इसे मेंशन करना, कोट करना इज वेरी सेफ, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू बी ओवररूल्ड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द केस। काफी इंटरेस्टिंग केस था। These are the facts of the case. Appellant है Satakshi Mishra, respondent husband Deepak Mahendra, respondents parents of deceased Mr. and Mrs. Pandey. इशू ये था कि इन्होंने मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने की बात करी, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है। पेरेंट्स ने सब्स्टिट्यूशन क्लेम किया, शताक्षी जी ने सब्स्टिट्यूशन को फाइनली चैलेंज कर दिया। लीगल प्रोविजंस थे सेक्शन 11 ऑफ HMA, ग्राउंड्स फॉर वॉइड मैरिज, क्लॉज 1, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5, ऑर्डर 22, रूल 3, हमने ये सब डिस्कस कर ही लिया है। कोर्ट ने डिसाइड किया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इवन इफ नॉट वन ऑफ द स्पाउसेस कैन परस्यू द पिटिशन अंडर सेक्शन 11 टू डिक्लेयर अ मैरिज वॉइड। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 22, रूल 3 आर एप्लीकेबल अलाउइंग द पेरेंट्स टू बी मेड पार्टीज। ओके, तो अगेंस्ट अदर पार्टी या ईदर पार्टी देयर टू जो टर्म्स थे उनको गरिमा सिंह वर्सेस प्रतिमा सिंह में इंटरप्रेट किया गया था, और उसी इंटरप्रिटेशन को हाई कोर्ट ने यूज किया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट केस लॉस। गरिमा सिंह वर्सेस प्रतिमा सिंह, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट सेक्शन 11 का फ्रेज था, ठीक है, ईदर पार्टी देयर टू। और दूसरा केस मैंने आपको बताया है, महारानी कुसुम कुमारी वर्सेस कुसुम कुमारी जडेजा, ये 1991 का केस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द HMA डील्स विद वॉइड मैरिज? आंसर आपको पता है, ये कमेंट्स में मुझे बताइए। अंडर विच रूल ऑफ CPC कैन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बी मेड parties after death of the plaintiff? Again, you know the answer. Let me know in the comments below. Which section of HMA mentions prohibited relationships in a marriage? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं मेंस के क्वेश्चंस। Examines the rights of legal representatives to pursue matrimonial disputes under Order 22, Rule 3 of the CPC. Illustrate your answer with case laws. What is the legal effect of a void marriage under Section 11 of the HMA discussed with reference to property rights and the legitimacy of children born out of such marriages? इन पे आंसर जरूर लिखिए ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को और सॉलिडिफाई कर सके। आंसर्स को चेक कराइए। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।